a chapter which deals with the medieval society in Europe और वहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात करता है। द रोमन एम्पायर केम टू एन एंड, रोम साम्राज्य जब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और ईस्ट और मिडिवल यूरोप में बेसिकली जर्मनी के लोग जो थे, इटली, स्पेन और फ्रांस के ज्यादातर हिस्सों में जब इस्टेब्लिश उन्होंने अपने आप को कर लिया था, ये उस समय की बात है। हम बात कर रहे हैं कि द सोशल इकोनॉमिक चेंजेस इन द वेस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप were occupied by the Germanic people, regions of Italy, Spain and France. We are talking about in the absence of any unifying political power. उस समय कोई ऐसी पावर नहीं थी जो किसी को इन सारे एरियाज को यूनिफाई कर सकती। पॉलिटिकल फोर्स इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी। देयर वर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, very frequent military conflicts were there, and the need to gather resources to protect one's land became very important. अब ये वो समय था कि अपनी ही जमीन को लोग प्रोटेक्शन नहीं दे पाते थे, तो इस प्रकार समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसका फोकस जो था वो लैंड था, राइट। एंड बिकॉज लैंड वाज द फोकस, किसी भी सोसाइटी के अंदर जब लैंड जो है वो मेन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो लैंड हमेशा से उसका प्रोटेक्शन और उसको बचा के रखना एक बहुत बड़ी सोसाइटी की जिम्मेवारी होती है। लेकिन उस समाज में, इन दैट सोसाइटी, कोई ऐसा था नहीं, और यही वो समय था जबकि जर्मन रीति रिवाज और जर्मन मूल के लोग, पीपल दोज हु वर बेसिकली जर्मैनिक, जर्मनी के थे, उन लोगों ने बाकी और सोसाइटी के ऊपर, बाकी और यूरोपियन समाज के ऊपर और जमीनों के ऊपर अपने कब्जे कर लिए थे। दैट मीन्स एट दैट टाइम जर्मनी वाज अ प्रोमिनेंट पावर। अब जब जो प्रोमिनेंट पावर होता है उसके ही रीति रिवाज और उसकी ही शाही परंपराएं अपना ली जाती हैं, राइट। सो the features of the society were that the German customs, Christianity, the official religion of the Roman Empire from the 4th century survived, and the collapse of Rome and gradually spread of Central and Northern Europe. That means Rome was no more an important part of Europe. Rather, Germany took over. The German customs were very prominent, and church also became a major landholder and political power in Europe. चर्च के पावर्स जो थे इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और चर्च के पावर्स बढ़ने की वजह से, चर्च के पावर्स ज्यादा होने की वजह से सोसाइटी के अंदर चर्च प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल. So the next, when we are going to talk about, the church was an important force which was deciding factor for all the important decisions of the society. So the three orders, the focus of this chapter are three social categories,
as I told you, that because church was holding most of the lands, church was more important. So Christian priests were at the top of the social hierarchy. After the ruler, the Christian priests and the church. Second, the land owning nobles. And the third, the peasants. So if you talk about the pyramid in the society, it was like this. First, are you able to see? The first, Yes, ma'am. at the top, the king was there. The king owned all the land in the country and made the laws. He gave an area of land called a fief to rich lords and nobles. So, when we are talking about this social hierarchy, then we are talking about the feudal system of the society. सामंतवाद था समाज के अंदर. हम एक सामंतवादी समाज की बात कर रहे थे. इन विच पहले मैंने आपको बताया था कि चर्च के पास में जमीन होती थी. यस, होती थी. आई विल नॉट चेंज माय स्टेटमेंट. लेकिन अबव ऑल, जैसे मैंने बताया आपको, चर्च था, फिर नाइट्स एंड वेजल्स थे, ठीक है, नोबल्स थे, और फिर कॉमन पीपल वर देयर. ठीक. लेकिन आफ्टर ऑल जो रूलर होता था, रूलर के हाथ में तो सारा कुछ होता था. रूलर वॉज ऑल इन ऑल. ठीक है, रूलर जो होता था वो ऑल इन ऑल सोसाइटी के अंदर होता था. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट जो रोल होता था, वो रोल होता था, कौन दिखाई पड़ रहा है आपको? रूलर के बाद जो था वो चर्च का इंपॉर्टेंस था. ठीक है, रूलर के बाद चर्च इंपॉर्टेंट होता था, और चर्च के बाद जो है इंपॉर्टेंस होती थी नोबल्स की, इंपॉर्टेंस होती थी और भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. एंड ये जो लॉर्ड्स एंड नोबल्स जो होते थे, दे अग्री करते थे, वो अग्री करते थे टू सप्लाई द किंग विद सोल्जर्स एंड हॉर्सेस फॉर हिज आर्मी. किंग जो होते थे वो ऑल इन ऑल रूलर ही होते थे. लेकिन उनके बाद चर्च होती थी, पोप होते थे. लेकिन चर्च और पोप तो लड़ाई नहीं करेंगे. चर्च और पोप जो है वो किसी भी तरीके से राज्य को बचाने की कोशिश करेंगे. ही विल गिव द प्रोटेक्शन टू द स्टेट. इस तरह से सोसाइटी के अंदर ऑर्डर बना करके, सोसाइटी को अच्छा रास्ता बता करके, अच्छी अच्छी बातें बता करके, अच्छे सर्मन्स पढ़वा करके, दिस इज द वे हाउ दे यूज्ड टू वर्क. बट व्हाट the nobles and the lords used to do, the nobles gave some land to the professional soldiers. वो सोल्जर्स रखते थे, वो आर्मी की संभाल करते थे. ठीक है, और जो रूलर होता था वो इन लोगों को प्रोटेक्शन देते थे. ठीक है, तो नोबल्स जो होते थे या लॉर्ड्स जो होते थे, ना तो वो राजा के सपोर्ट में काम करते थे, और उसके बदले में ये लोग जो है वो राजा को फोर्सेस के द्वारा, बहुत सारे और सुविधाओं के द्वारा ये एश्योर करते थे that they will protect the land of the state. Okay, they will protect the land of the state, and they will give all support to the ruler in ruling the empire. ठीक है, अब ये जो नोबल्स होते थे, ये जो लॉर्ड्स होते थे, उनके नीचे कौन होता था? द नेक्स्ट कैटेगरी वाज ऑफ द नाइट्स which were known as vessels to lords. ये जो लॉर्ड्स होते थे, ये जो नोबल्स होते थे, इनकी मदद करने के लिए, ठीक है, ये इनको फूड देते थे, ये इनको होमेज देते थे, इनको सहायता करते थे. ये लोग इनको जो है मिलिट्री सर्विसेज देते थे. ठीक है, ये इनको प्रोटेक्शन देते थे, ये इनको मिलिट्री सर्विसेज देते थे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
and in return these knights fought for the nobles and the kings. ये जो knights होते थे, जिनको हम vessels कहते थे, ये supporters जो होते थे, ये लोग मतलब ये इनको कुछ देते थे और ये इनको कुछ देते थे, मतलब आपस का आदान प्रदान. Is that clear? So in return knights fought for the nobles and the kings. अपने nobles के लिए fight करते थे, अपने kings के लिए fight करते थे. The last people were there in this hierarchy, in the social hierarchy, were the peasants, those who worked on the lands for the nobles and knights, who in return offered them protection. अब ये जो है, इनके अपने फार्म हाउसेस होते थे, इनके अपनी जमीन होती थी, जिनको ये जो पेजेंट्स होते थे उनको सर्व्स कहा जाता था. ठीक है, सो दिस वाज द टाइम ऑफ सर्फडम. ठीक है, अब इसी के बीच में फ्यूडल लॉर्ड्स भी हुआ करते थे. यहाँ पे लॉर्ड दिया हुआ है ना, वेसल्स, लॉर्ड्स. सो फ्यूडल लॉर्ड्स वर देयर. These feudal lords were having big lands. वो इस कैटेगरी से आते थे और वो बिग लैंड्स के ऊपर इन पेजेंट्स से काम करवाया जाता था. These peasants used to pay rent for the land. They gave shelter to the people. यहाँ पे सब दिया हुआ है ना. They used to farm the land, मतलब इनकी लैंड्स को फार्मिंग करते थे. ये उनको जो फार्मिंग, जो कल्टीवेशन होता था, उससे उनको फूड देते थे. Is that clear? So this is the way how the system was working. तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं in the three orders there were people, those who prayed for the society. वो समाज के लोग जो कि समाज के लिए प्रेयर्स करते थे. वो समाज के लोग जो कि समाज के लिए, समाज के प्रोटेक्शन के लिए फाइट करते थे. और the third order was of the people, those who, the third order was of the people, those who protected the people, those who cultivated the lands. And this is the way how the society was working. Now I'm going to give you an introduction to the feudalism. What was feudal system? Now I'm going to start the chapter basically. So in your chapter, the feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political and social relationship that existed in Europe in the medieval era. Feudalism है क्या basically? It is a system. It is a system in which we talk about these three orders. Now for the three order, there are a few definitions. Bishop Adalbero of Laon has given here below: some pray, others fight, still others work. That is the three orders. So different definitions are there. I'm not going about. I'm not talking about that. Here there is one slide which tells you how people were working. It is talking about the working class. Before that, I would like to tell you that in the feudal system, what used to happen. ठीक है, ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि फ्यूडलिज्म जो शब्द है वो मिडिवल यूरोप के अंदर इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है. फ्यूडल जो वर्ड है, फ्यूड जो वर्ड है, फ्यूडलिज्म जो वर्ड है, वो फ्यूड एक जर्मन वर्ड है, उससे डेराइव आउट हुआ है. एंड which means a piece of land. It refers to the kind of society that developed in medieval France and later in England and in the southern Italy. That is known as feudalism. और feud का मीनिंग होता है जमीन का एक टुकड़ा, a piece of land.
फ्यूड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। आपके क्वेश्चंस में 2 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्यूडलिज्म। फिर एक 2 मार्क क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, एक्सप्लेन फ्यूडलिज्म इन यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। और feudalism word is a word which points a society in France and England and in southern Italy. Okay, so it refers to the kind of society that developed in medieval France and later on in England and in southern Italy. If you talk about the feudalism, this word, this talks about a particular society. In economic sense, feudalism refers to a kind of agricultural production which is based on relationship between lords and the peasants. ये जो आपको स्लाइड दिखाई पड़ रही है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ये जो वर्कर्स, तो फ्यूडलिज्म का मायने क्या हुआ, दो तरह के लोग थे, एक लॉर्ड्स थे और एक वर्कर्स थे, राइट। So by 11th and 12th centuries, the vast majority of the European men and women, 90% were peasants who worked for their lords and for the land. Not much has been recorded but about them. The number of days devoted to working lords land varied from place to place. ऐसा जरूरी नहीं था कि वो कितने दिन काम करेंगे, लेकिन उनको काम करना होता था। ठीक है, the serf was tied to the land and his condition. जो सर्फ होता था, सर्फडम के अंतर्गत जो पेजेंट होता था वो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ था, और उसकी जो कंडीशन होती थी, इट वाज हेरिडिटरी, बट बाय 12th century some serfs could be freed, और कुछ सर्फ्स जो थे उनको स्वतंत्र कर दिया गया था। और इस तरीके से अर्बनाइजेशन, increased productivity of the land, extensive trade and development of the cash money, मतलब कि कैश फ्लो जो था वो सोसाइटी के अंदर होने लगा था। Peasants began to rent land from the lord. लॉर्ड्स जो होते थे, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो जमीन को किराए से भी देते थे। एंड नाउ द सर्व्स नो लॉन्गर ओन्ड देयर लॉर्ड्स अ लेबर ऑब्लिगेशन बट रादर वेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन मोस्ट टास्क। और ये समय तक लॉर्ड्स जो होते थे वो अपनी लैंड को रेंट भी करते थे, और ये जो सर्व्स होते थे वो उनके जमीन के जो अधिकार होते थे वो उनको रेंट पर ले सकते थे। एंड दिस इज द वे हाउ द सोसाइटी वाज स्लोली चेंजिंग। अगर आर्थिक रूप से कहें तो समाज जो था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। जो कृषक लोग थे, जो जो जो, जो पेजेंट्स थे, वो अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों के पर भी काम करते थे। ठीक है, और लॉर्ड को अपना, जो लॉर्ड्स थे उनको अपनी सेवा प्रदान करते थे, और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने का वायदा करते थे। एट द सेम टाइम लॉर्ड्स जो थे, जो जो किसान थे, उनको न्याय भी देते थे। सो द लॉर्ड्स यूज्ड टू वर्क एज द प्रोटेक्टर, as a judiciary also they used to work for them. And in this feudal system, जो ये feudalism का समय था, उसमें केवल इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि सोशल और पॉलिटिकल जो फील्ड्स थी उसमें भी इन सर्व्स को, इन किसानों को लॉर्ड्स के द्वारा मदद की जाती थी। तो हालांकि इनकी जड़ें रोमन साम्राज्य में ही थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ही इस तरह की व्यवस्थाएं थी और वो अभी भी चल रही थी। सो फ्यूडलिज्म as an established way of life in large parts of Europe may be said to have emerged later in the 11th century. So this is the way how the feudal lords used to work and give protection to these peasants. So manners जो होते थे, इनके जो और किसान होते थे, they varied, they had their manorial dues, they had their manorial obligations, और उनके पास में 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक की लैंड भी होती थी।
They could include one village or few villages, or किसी किसी के पास कुछ भी नहीं होता था. So this is the way how the manors used to work. ठीक है? This is the way how manors used to work. The demesne was the lord's land, which was worked by peasants. The other part was held by the peasant, but their plot could be cultivated after the demesne. Manor was divided into long strips. One serf would have to work a number of strips, मतलब कई सारे खेतों में काम करना पड़ सकता था. Manor required cooperation among serfs because horses and plows were limited. Okay, so this was the system that time, and I have explained you till the slide 9. Tomorrow I'll be explaining you the next slides when we talk about the the feudalism in France and England. Okay.